गुरुकुल मार्गदर्शन चैनल से प्रसारित साप्ताहिक करंट अफेयर क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, ये जो साप्ताहिक करंट अफेयर क्लास है वो 20 मार्च से 27 मार्च के बीच के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्लास है। तो इसका पहला जो प्रश्न है वो है, भारतीय मूल के किस प्रधानमंत्री ने अपने को निजी और राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? ए ऑप्शन है प्रवीण जुगनाथ, बी ऑप्शन है लियो वराडकर, सी ऑप्शन है रुचिरा कंबोज और डी ऑप्शन है एंटोनियो कोस्टा। तो सही उत्तर क्या होगा इसका बताइए। भारतीय मूल के किस प्रधानमंत्री ने अपने को निजी और राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो अगर प्रवीण जुगनाथ को देखा जाए तो इनका ये जो है कहां से हैं, तो मॉरिशस से हैं। मॉरिशस से मॉरिशस से, ठीक है, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। लियो वराडकर, अगर इनको देखा जाए तो ये जो है आयरिश के प्रधानमंत्री हैं। कहां के? आयरिश के, ये आयरिश के प्रधानमंत्री हैं। रुचिरा कंबोज जी को आप लोग भी जानते होंगे, ये यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में जो रुचिरा कंबोज जी हैं वो भारत की अस्थाई प्रतिनिधि हैं, ठीक है। एंटोनियो कोस्टा जो है ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। कहां के? पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। कहां के प्रधानमंत्री हैं? तो पुर्तगाल के पीएम है, ये यहाँ के पीएम है। लियो वराडकर जी जो है ये कहाँ के पीएम है? तो आयरिश के पीएम है। ये मॉरिशस के पीएम है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय मूल के किस प्रधानमंत्री ने अपने को निजी और राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो अभी जो लियो वराडकर जी ने जो है कि नहीं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा, लियो वराडकर जी, ठीक है। अगर ये पूछता है कि भारतीय मूल के लियो वराडकर जी जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये आयरिश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, ये आयरिश के प्रधानमंत्री हैं। और अगर देखा जाए ये लियो वराडकर जी इनका भारत में किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो ये महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, और महाराष्ट्र के मुंबई से। कहां से? मुंबई से संबंधित रखते हैं, ठीक है। प्रवीण जुगन्नाथ जी ये जो है कि नहीं भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से ये संबंध रखते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य से। ये तो रुचिरा कंबोज जी ये यूएनओ में अस्थाई प्रतिनिधि हैं भारत की। एंटोनियो कोस्टा जी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं और ये भारत के गोवा राज्य से संबंध रखते हैं। कहां से? गोवा राज्य से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार 30 वर्ष से कम उम्र वालों में दुनिया में सर्वाधिक खुशहाल देशों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? एक बार फिर से सुन लीजिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार 30 वर्ष से कम उम्र वालों में दुनिया में सर्वाधिक खुशहाल देशों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? ए ऑप्शन है लिथुआनिया, बी ऑप्शन है फिनलैंड, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है डेनमार्क। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो लिथुआनिया हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोग फिनलैंड सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 30 वर्ष से कम या 30 वर्ष से कम उम्र या 30 वर्ष की रैंकिंग में दुनिया का सबसे खुशहाल देश जो है वो लिथुआनिया है, और फिनलैंड का जो इसमें स्थान रहा है वो 7वां स्थान रहा है, ठीक है। फिनलैंड का 30 वर्ष या उससे कम उम्र के लोगों में दुनिया में सर्वाधिक खुशहाल देशों की रैंकिंग में फिनलैंड का 7वां स्थान रहा है। इसमें भारत का अगर रैंकिंग देखा जाए
तो इसमें भारत का 127वां रैंकिंग रहा है। ठीक है, अगर डेनमार्क की बात किया जाए तो डेनमार्क का इसमें 5वां रैंकिंग रहा है। कितना? 5वां रैंकिंग रहा है। और पहले स्थान पे कौन रहा है? तो लिथुआनिया रहा है। सही उत्तर लिथुआनिया होगा। अगर हम लोग ये देख लिया जाए, विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट की अगर बात कर लिया जाए, क्या विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, अभी अभी ये रिपोर्ट आया हुआ है। तो अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें अगर इस ऐसे पूछा जाए कि विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक खुशहाल कौन सा देश है, तो वो फिनलैंड होगा। ठीक है, अगर ऐसे पूछा जाए तो पहले स्थान पर जो है वो कौन सा है? तो फिनलैंड है, फिनलैंड है। ठीक है, और जो दूसरे स्थान पर रहा है वो डेनमार्क रहा है। डेनमार्क, डेनमार्क का दूसरा स्थान है। तीसरा स्थान आइसलैंड है। साथियों, आप लोग जानते होंगे कि बराबर फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में बराबर दुनिया का सर्वाधिक खुशहाल देश फिनलैंड ही रहा है। और फिनलैंड लगातार इस बार जो है कि 7वीं बार, लगातार 7वीं बार फिनलैंड दुनिया का सर्वाधिक खुशहाल देश रहा है। ठीक है, अगर हम लोग भारत की इसमें बात किया जाए तो भारत का इसमें भारत का इसमें 126वां स्थान रहा है। ठीक है, भारत का विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का जो स्थान रहा है वो 126वां स्थान रहा है। ठीक है, सर्वाधिक खुशहाल देशों की रैंकिंग में। और अगर हम लोग अमेरिका को देखें, अमेरिका का इस बार 23वां स्थान हो गया है, क्योंकि पिछली बार वो 20 जो रैंकिंग थे उसमें अमेरिका शामिल था, लेकिन इस बार इसका 23वां स्थान हो गया है। अगर एशिया में देखा जाए विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार एशिया का सर्वाधिक खुशहाल देश तो वो सिंगापुर हुआ है। सिंगापुर, कौन? सिंगापुर है। और सिंगापुर का जो स्थान रहा है वो 30वां रैंकिंग रही है। कौन सा? 30वां रैंकिंग रही है। तो ये विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के डाटा हैं, जिसमें फिनलैंड लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान पर रहा है और भारत 126वें स्थान पर रहा है। साथियों, विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट जो जारी किया जाता है वो प्रतिवर्ष जारी किया जाता है और इसको संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। तो विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है दिल्ली और डी ऑप्शन है वाराणसी। सही उत्तर क्या होगा इसका? अभी इसका फिलहाल आयोजन किया गया है, इसका जो आयोजन किया गया है वो दिल्ली में किया गया है और इसमें भारत के प्रधानमंत्री भी उपस्थित रहे हैं इस आयोजन में। और नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। और नई दिल्ली के जो भारत मंडपम भवन है, भारत मंडपम भवन में इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम भवन में स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 4th नंबर का, निम्न में से किस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में असमानता ब्रिटिश राज से भी ज्यादा रहा है? ए ऑप्शन है उदय शीर्षक, सी ऑप्शन है लिप ऑफ फेथ, डी ऑप्शन है AI और डी ऑप्शन है CAA। क्या है? ए ऑप्शन उदय शीर्षक है, बी ऑप्शन है लिप ऑफ फेथ है, सी ऑप्शन
AI है और डी ऑप्शन है CAA। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? निम्न में से किस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में असमानता ब्रिटिश राज से भी ज्यादा रहा है? तो अगर उदय शीर्षक ये पत्रक को देखा जाए तो इसके जो लेखक हैं, ये रिपोर्ट के जो प्रकाशित किया था वो है अरबपति राज है, अरबपति हैं भैया, पति भैया जा, अरबपति राज है। ठीक है। अगर लिप ऑफ फेथ की बात किया जाए तो ये जो पुस्तक है ये भारत के चुनाव आयोग का पुस्तक है। किसका? चुनाव आयोग। ठीक है। लिप ऑफ फेथ पुस्तक किसका है? तो भारत के चुनाव आयोग का है। AI की अगर बात किया जाए तो देखिए, जो प्रधानमंत्री हैं हम लोगों के बहुत बात करते हैं AI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। CA आजकल बहुत मुद्दा में रहा है, CA का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो क्या होता है? तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है। ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नागरिक संशोधन कानून, नागरिकता संशोधन कानून। ठीक है। तो इसका जो प्रश्न है क्या है? निम्न में से किस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में असमानता ब्रिटिश राज से भी ज्यादा रहा है? ठीक है। तो ये जो बताया गया है ये उदय शीर्षक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023-24 में जो है कि नहीं, भारत में असमानता ब्रिटिश राज से भी ज्यादा रही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, उदय शीर्षक। अगर इसका लेखक पूछता है कि इसके लेखक कौन है, तो अरबपति राज। ठीक है। इसके लेखक कह लीजिए या इसके संपादक कह लीजिए या इसके रिपोर्टर कर्ता कह लीजिए, वो कौन है? अरबपति राज हैं। और लिप ऑफ फेथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, चुनाव आयोग का पुस्तक है, चुनाव चल रहा है। ठीक है साथियों, ये उदय शीर्षक पत्रिका है, ये बहुत ही हाईलाइट रही। आखिर इतना उछाल मतलब चर्चा में क्यों रही? तो इसमें इसके उदय जो शीर्षक है इसके लेखक कौन है? अरबपति राज हैं। और इसमें पूरे अर्थव्यवस्था के बारे में बता दिया गया क्या कि पूरे अपने भारत में 1% लोग ऐसे हैं, 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरा 40% धन है। ठीक है। इस उदय शीर्षक पत्रक में यह बताया गया है कि भारत में 1% ऐसे लोग हैं जिनके पास 40% धन है। ठीक है। तो इसी आधार पे इसमें जो है कि नहीं 2023 में भी असमानता के बारे में उल्लेखित किया गया है। ये 5वां प्रश्न बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, ये भी आजकल बहुत चर्चे में है। तो बताइएगा कि अकाली दल का संबंध किस राज्य से है? अकाली दल का संबंध भारत के किस राज्य से है? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है झारखंड, सी गुजरात और डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग। तो अगर कोई वो कर रहा होगा तो इसमें से कोई सही नहीं है। बहुत लोग फंस जाते हैं। अकाली दल आजकल बहुत टीवी या फिर न्यूज मीडिया में भी चल रहा है। तो इसका सही उत्तर है जो अकाली दल का संबंध है वो पंजाब राज्य से है, भारत के पंजाब राज्य से है। ठीक है। इसका भी आप लोग जानते होंगे कि खालिस्तानी इसकी मांग को भी लेके ये अकाली दल चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण में किस राज्य के सीटों पर सबसे ज्यादा चुनाव होगा? लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण के तहत किस राज्यों में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव कराया जाएगा? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है तमिलनाडु।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो अगर राजस्थान की बात किया जाए तो राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 के तहत प्रथम चरण के तहत राजस्थान के कुल 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण के तहत कुल 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। अगर बिहार की बात किया जाए तो इसमें 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 के तहत प्रथम चरण में बिहार में 4 सीटों पर बिहार में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। अगर तमिलनाडु की बात किया जाए तो तमिलनाडु में प्रथम चरण के तहत कुल 39 मतलब 39 सीटों पर चुनाव होगा। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के सबसे ज्यादा सीटों पर प्रथम चरण के तहत चुनाव कराया जाएगा और कितना कुल 39 सीटों पर चुनाव लोकसभा सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। ये भी ऐसे ही पूछ सकता है कि होगा या जो है कि नहीं हुआ था। ठीक है, संपन्न हुआ था, ऐसे भी कर सकता है कि लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण में किस राज्य के सीटों पर सबसे ज्यादा चुनाव कराया गया था। ठीक है, तो प्रथम चरण के तहत सबसे ज्यादा जो है कि नहीं चुनाव जो हो रहा है वो तमिलनाडु राज्य से कुल 39 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है स्विट्जरलैंड की संस्था IQAir द्वारा जारी 2023 की विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन सी है। एक बार क्वेश्चन और सुन लीजिए। स्विट्जरलैंड की संस्था IQAir द्वारा जारी 2023 की विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन सी है। ए ऑप्शन है सेंटियागो, बी ऑप्शन है डोडोमा, सी ऑप्शन है ढाका और डी ऑप्शन है दिल्ली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर सेंटियागो को देखा जाए, सेंटियागो तो ये चिली की राजधानी है। चिली कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका का एक देश है चिली। सेंटियागो वहीं चिली की राजधानी है। डोडोमा को अगर देखा जाए तो डोडोमा जो है वो तंजानिया की राजधानी है, तंजानिया। ठीक है, ये तंजानिया की राजधानी है। तंजानिया कहाँ है, अफ्रीका में है। तंजानिया अफ्रीका में है जिसकी राजधानी डोडोमा है। ढाका देखा जाए तो ये बांग्लादेश की राजधानी है। दिल्ली जो है कि नहीं ये तो जानते ही होंगे आप लोग, ये भारत की राजधानी है। तो ये जो रिपोर्ट है, ठीक है, क्या स्विट्जरलैंड की संस्था है IQAir द्वारा जारी 2023 की विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक जो प्रदूषित राजधानी बताया गया है वो दिल्ली को बताया गया है। इसका सही उत्तर होगा दिल्ली। ठीक है, अगर ऐसे ही पूछता है कि IQAir रिपोर्ट का संबंध किस देश से है, तो मतलब किस देश की संस्था द्वारा जारी किया गया है, तो स्विट्जरलैंड की जो है कि नहीं संस्था द्वारा जारी किया गया है। कौन सा रिपोर्ट, IQAir रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि जो दिल्ली है वो दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है 8वें नंबर का। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत सर्वाधिक बुरी स्थिति वाले शहरों में प्रदूषक कणों के स्तर में कब तक 40% कमी का लक्ष्य निर्धारित किया है। ए ऑप्शन है 2026, बी ऑप्शन है 2027, सी ऑप्शन है 2028 और डी ऑप्शन है 2030। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार क्वेश्चन और सुन लीजिए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत सर्वाधिक बुरी स्थिति वाले शहरों में प्रदूषक कणों के स्तर में कब तक 40% कमी का लक्ष्य निर्धारित किया है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ए हो जाएगा। 2026 तक केंद्र सरकार ने
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत सर्वाधिक बुरी स्थिति वाले शहरों में प्रदूषक कणों के स्तर में जो है कि नहीं 40% कमी का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, कब तक? 2026 तक। 2026 तक 40% क्या प्रदूषक कणों के स्तर को जो है कि नहीं कमी करेगा। ठीक है, प्रदूषक कणों के स्तर को 2026 तक जो बहुत बुरी स्थिति में शहर हैं उनके प्रदूषक कणों के स्तर को 40% तक कमी का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 174 सालों में किस वर्ष को गर्म वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? ए ऑप्शन है 2000, बी ऑप्शन है 2015, सी ऑप्शन है 2023 और डी ऑप्शन है 1975। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार प्रश्न और से पढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न है कि स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट अभी 2024 में ही जारी हुआ है के अनुसार पिछले 174 सालों में किस वर्ष को गर्म वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? घोषित किया गया है। दिखाई दे रहा है कि नहीं ठीक से? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 2023। 2023 को स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 के अनुसार पिछले 174 सालों में सबसे गर्म वर्ष के रूप में 2023 को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है 10वें नंबर का कि किस देश ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश को खुलकर भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता दी है? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है चीन और डी ऑप्शन है जापान। एक बार प्रश्न और देखिए, किस देश ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश को खुलकर भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता दी है? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में भी चलता रहता है पूरा कब्जा चीन का, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए, चीन तो ऐसे ही कब्जा करता रहता है, तो ये तो देने वाला है नहीं, है कि नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने खुलकर समर्थन किया है कि नहीं, जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का ही हिस्सा है और भारत का ही क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ 2025 के अनुसार एशियाई बीच गेम्स का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। एक बार क्वेश्चन और देख लें हम लोग। भारतीय ओलंपिक संघ 2025 के अनुसार एशियाई बीच गेम्स का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? क्वेश्चन मार्क लगा दें यहां। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो गोवा होगा। ठीक है, एशियाई बीच गेम्स का आयोजन गोवा में होगा और एशियाई बीच गेम्स का जो मेजबानी है 2025 में, अगर वो पूछता है तो वो भी कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, अगर ये पूछ लेता है कि एशियाई बीच गेम्स 2025 के अनुसार 2025 में कौन सा देश मेजबानी करेगा, तो भारत करेगा। और इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो भारत के गोवा राज्य में हो रहा है। ठीक है, मतलब होगा अभी 2025 में होगा। अगर हम लोग देखें, भारतीय ओलंपिक संघ के अभी नए सीईओ भी नियुक्त किए गए हैं। क्या? मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी होते हैं, सीईओ। भारतीय ओलंपिक संघ के जो नए सीईओ हैं वो कौन है? तो रघुराम अय्यर जी हैं। ये आधा अ है। ठीक है, रघुराम अय्यर जी हैं। सही से लिख देता हूं, नोट कर लीजिएगा आप लोग कि भारतीय ओलंपिक संघ के जो नए सीईओ हैं वो कौन से हैं? रघुराम अय्यर जी हैं। अय्यर जी।
ठीक है। और अगर ऐसे पूछता है कि एशियाई विच गेम्स 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो भारत करेगा। या ऐसे पूछता है कि भारत के किस शहर में एशियाई विच गेम्स का आयोजन किया जाएगा, तो वो गोवा में किया जाएगा। ठीक है, गोवा में किया जाएगा। तो एशियाई विच गेम्स 2025 का आयोजन गोवा में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्यालेपा से नवाजा गया? ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है भूटान, सी ऑप्शन है बांग्लादेश और डी ऑप्शन है जापान। सही उत्तर क्या होगा इसका? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्यालेपा से नवाजा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूटान। अगर भूटान के प्रधानमंत्री जी की बात किया जाए तो कौन है? शेरिंग तोब्गे जी हैं, शेरिंग तोब्गे जी। अगर भूटान के राष्ट्रपति की बात किया जाए तो लोटे शेरिंग जी हैं, शेरिंग जी हैं। अगर ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्यालेपा जो सम्मान है वो नरेंद्र मोदी जी को किसके हाथ से मिला है, इसका बात किया जाए तो भूटान के जो नरेश हैं उनके हाथ से मिला है। तो अगर बात किया जाए भूटान के नरेश कौन है, तो जिग्मे खेसर जी हैं, खेसर जी हैं। अगर बात किया जाए भूटान की राजधानी की तो थिप्पू, क्या है भूटान की राजधानी? थिप्पू है। ठीक है। अगर बात किया जाए कि पारो हवाई अड्डा कहां है, तो थिप्पू में है। थिप्पू क्या है? भूटान की राजधानी है। अगर बात किया जाए कि अभी हाल ही में भारत और भूटान के बीच में कुल कितने संधियों पर हस्ताक्षर हुआ है, तो कुल 8 संधि हुई है, 8 संधि हुई है। ठीक है। अगर बात किया जाए कि हाल ही में किन दो देशों के बीच में रेल संधि हुआ है, रेल संधि तो भारत और भूटान के बीच में हुआ है। ठीक है। अगर बात किया जाए कि 8 संधियों में अगर देख लिया जाए तो क्या क्या किन किन क्षेत्रों में हुआ है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, और सैटेलाइट के क्षेत्र में भी हुआ है। मुख्य रूप से जो हुआ है वो रेल संपर्क के संबंध में हुआ है। अगर बात कर लिया जाए नेपाल की, तो नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, तो पुष्प कमल दहन जी, जिन्हें प्रचंड भी कहा जाता है, प्रचंड। अगर बात कर लिया जाए कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, तो रामचंद्र पेंडोल जी हैं। अगर बात कर लिया जाए कि नेपाल की राजधानी कहां है, तो काठमांडू है, काठमांडू है। अगर बात कर लिया जाए कि बांग्लादेश की राजधानी कहां है, तो ढाका है, ढाका है। अगर बात कर लिया जाए कि बांग्लादेश की पीएम कौन है, तो शेख हसीना है, शेख हसीना है, हसीना है। अगर बात कर लिया जाए कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन है, शहाबुद्दीन है। अगर बात कर लिया जाए कि जापान की राजधानी कहां है, तो टोक्यो है, टोक्यो है। अगर बात कर लिया जाए कि जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो किशिदा जी हैं, किशिदा जी, किशिदा जी हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भूटान होगा। अगला प्रश्न है, लेबनान की राजधानी बेरूत में आयोजित WTT सीरीज टूर्नामेंट में प्रथम भारतीय विजेता कौन है? ए ऑप्शन है साथियान ज्ञानशेखरन, बी ऑप्शन है मानव ठक्कर, सी ऑप्शन है सियालियान नी, डी ऑप्शन है हरमीत देसाई। तो एक चीज जान लीजिए कि बेरूत पहले किसकी राजधानी है, तो लेबनान की राजधानी है। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है। और WTT सीरीज टूर्नामेंट 2024 का आयोजन कहां किया गया था, तो लेबनान की राजधानी बेरूत में किया गया था। और इसमें जो प्रथम भारतीय विजेता रहे हैं वो
कौन रहे हैं? तो साथियान ज्ञानशेखरन जी रहे हैं। जो साथियान ज्ञानशेखरन जी हैं वो इसके विजेता रहे हैं, इसके विजेता रहे हैं। और मानव ठक्करन की अगर बात किया जाए, ठक्कर की बात किया जाए, सिया लियान की बात किया जाए और हरमीत देसाई की बात किया जाए तो ये भी इसी गेम से संबंधित हैं। और अगर इसमें ये पूछता है कि लेबनान की राजधानी बेरूत में आयोजित WTT सीरीज टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो सिया लियान नी। महिला एकल WTT सीरीज टूर्नामेंट में जो महिला एकल की खिताब जीती हैं वो सिया लियान नी ने जीता है, ठीक है। और पुरुष एकल का खिताब जो जीता है WTT सीरीज 2024 में, पुरुष एकल का खिताब जो जीता है वो साथियान ज्ञानशेखरन ने जीता है, ठीक है। और ये मानव ठक्करन और हरमीत देसाई भी इसी गेम से संबंधित हैं और इनको भी जो है कि नहीं, साथियान ज्ञानशेखरन ने इनको भी हराया था। तो लेबनान की राजधानी बेरूत में आयोजित WTT सीरीज टूर्नामेंट 2024 में प्रथम भारतीय विजेता कौन है? तो साथियान ज्ञानशेखरन जी हैं। या WTT सीरीज टूर्नामेंट में महिला एकल की खिताब किसने जीता था? तो सिया लियान नी ने जीता था। और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो साथियान ज्ञानशेखरन ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मार्च 2024 में भारत ने किस परीक्षण वाहन का सफल लैंडिंग कर भारत विश्व का चौथा देश बन गया है? तो भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। हाल ही में मार्च 2024 में भारत ने किस परीक्षण वाहन का सफल लैंडिंग कर भारत विश्व का चौथा देश बन गया है? तो अभी तक कौन कौन देश किए हैं उनको पहले जान लीजिए। तो अभी तक जो ये देश सफल लैंडिंग किए हैं उनमें है अमेरिका, रूस और चीन, उसके बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। और ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में मार्च 2024 में भारत ने किस परीक्षण का सफल लैंडिंग कर भारत विश्व का चौथा देश बन गया है? ए ऑप्शन है RLV LEX, बी ऑप्शन है RLV LEX 01, सी ऑप्शन है RLV LEX 02 और डी ऑप्शन है RLV LEX 03। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, RLV LEX 02। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सी। अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम अगर इसका परीक्षण भारत ने जो किया था वो 2016 में किया था। कब? 2016 में किया था। उसके बाद RLV LEX 01 का परीक्षण जो किया था अभी पिछले वर्ष 2023 में किया था, ठीक है। और उसके बाद जो अभी किया है RLV LEX 02, जिसको 2024 में किया है, मार्च 2024 में, ठीक है। कब? मार्च 2024 में इसको किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? RLV LEX 02। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? RLV LEX 02। इसका पूरा नाम जो होता है इसको पुष्पक RLV LEX 2 के नाम से भी जानते हैं। तो हाल ही में मार्च 2024 में भारत ने किस परीक्षण वाहन का सफल लैंडिंग कर विश्व का चौथा देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? पुष्पक RLV LEX 02। इस विमान को इसरो आप लोग जानते होंगे। इसरो का पूरा नाम क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ATR का फुल फॉर्म क्या है? एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज। ये कहाँ है? तो यहीं से ये है कर्नाटक में। कर्नाटक चित्रदुर्ग जिले में है। ये कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में है। क्या? ATR एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज। वहीं से वायुसेना की चिनूक हेलीकॉप्टर से इस विमान को 4.5 आसमान में ऊंचाई पर ले जाकर, ठीक है, ऊंचाई से इसको छोड़ा गया था, जो कि विमान ने एकदम बिल्कुल सफल लैंडिंग किया है। तो इस विमान को जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज कर्नाटक के चित्रदुर्ग से
वायुसेना की चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर किलोमीटर जो है कि नहीं ऊंचाई से ले जाके इसको छोड़ा गया था, जो कि ये RLV लेक्स 02 ने बहुत सफल लैंडिंग किया है। और इसरो के द्वारा बताया गया है कि इस पुष्पक विमान को व्यावसायिक तौर पर 2030 तक उपयोग किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि RLV लेक्स 2। अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज कहां स्थित है, तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित है। और अगर ये पूछता है कि RLV लेक्स 02 परीक्षण वाहन का सफल लैंडिंग करने के लिए किस वायुसेना के किस विमान से पुष्पक विमान को ऊंचाई से छोड़ा गया था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चिनूक हेलीकॉप्टर से इसको ऊपर ले जाके छोड़ा गया था। अगर यह पूछा जाए कि व्यवसायिक उपयोग कब से किया जा सकता है पुष्पक विमान का, तो 2030 तक किया जा सकता है। यह डाटा इसरो ने दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भीषण आतंकी हमला से ग्रसित क्रोकस सिटी का संबंध किस देश से है? एक बार प्रश्न और देखते हैं। हाल ही में भीषण आतंकी हमला से ग्रसित क्रोकस सिटी का संबंध किस देश से है? ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है यूक्रेन, सी ऑप्शन है हमास और डी ऑप्शन है गाजा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? क्रोकस सिटी का संबंध किस देश से है? अभी हाल ही में ये हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। इसका सही उत्तर क्या होगा? रूस। अगर रूस को देखा जाए, अगर रूस के राष्ट्रपति देखा जाए, तो रूस के राष्ट्रपति कौन है? पुतिन जी, सभी लोग जानते होंगे। रूस के राष्ट्रपति कौन है? पुतिन जी हैं। रूस के प्रधानमंत्री कौन है? तो रूस के प्रधानमंत्री कौन है? तो मिखाइल जी हैं। मिखाइल जी हैं। रूस के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल जी हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? जेलेस्की, आप लोग जानते होंगे। जेलेस्की जी जो हैं वो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। और यूक्रेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो डेनिस इस्मिहाल जी जो है वो क्या है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। और यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री कौन है? डेनिस इस्मिहाल जी। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? जेलेस्की हैं। रूस के राष्ट्रपति कौन है? पुतिन जी हैं। रूस के प्रधानमंत्री जो है वो मिखाइल जी हैं। और रूस की राजधानी कहाँ है? तो मॉस्को है। अगर यूक्रेन की राजधानी के बारे में बात किया जाए तो कहाँ है? तो जानते होंगे आप लोग, क्यू का नाम आप लोगों ने सुना होगा। क्यू क्या है? तो यूक्रेन की राजधानी है। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो क्यू है। यूक्रेन की राजधानी जो है वो क्यू है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो अभी हमला हुआ है, जो क्रोकस सिटी का संबंध जो है वो रूस से है। और रूस ने इस हमले का जो जिम्मेदार बताया है, अगर जिम्मेदार पूछा जाए तो इस हमले का जिम्मेदार रूस ने यूक्रेन को बताया है कि यूक्रेन ने जो है कि नहीं हमारे ऊपर हमला करवाया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को पवित्र बौद्ध शहर का विकास करने के लिए 15 करोड़ रुपए अतिरिक्त अनुदान देने को मंजूरी दी है? ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है भूटान, सी ऑप्शन है श्रीलंका और डी ऑप्शन है जापान। इसका सही उत्तर क्या होगा कि भारत ने किस देश को पवित्र बौद्ध शहर का विकास करने के लिए 15 करोड़ रुपए अतिरिक्त अनुदान देने को मंजूरी दी है? अभी ये मंजूरी दिया गया है, कब दिया गया है ये जान लीजिए। तो 21 मार्च 2024 को
इसकी मंजूरी दे दी गई है। और ये किस देश को दिया गया है? तो श्रीलंका को दिया गया है। ये श्रीलंका को दिया गया है। कब? 21 मार्च 2024 को। अगर देखा जाए तो श्रीलंका के जो अनुराधापुर है, अनुराधापुरा है, अनुराधापुरा का विकास करने के लिए, ठीक है, अनुराधापुरा में आवास और क्या क्या, आवास और बुनियादी विकास के लिए भारत सरकार ने 15 करोड़ रुपए अतिरिक्त धन दिया है। अगर बात किया जाए श्रीलंका के प्रधानमंत्री की, तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। तो इस उत्तर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। श्रीलंका को भारत ने 15 करोड़ रुपए अतिरिक्त अनुदान दिया है। सबको भाई होली की बहुत सारी शुभकामना और बधाई भी। तो अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारत श्रीलंका सेतु निर्माण परियोजना की लंबाई कितनी किमी होगी? ए ऑप्शन है 20 किमी, बी ऑप्शन है 22 किमी, सी ऑप्शन है 23 किमी और डी ऑप्शन है 25 किमी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एक बार क्वेश्चन और देखिए फिर से। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारत श्रीलंका सेतु निर्माण परियोजना की लंबाई कितनी किमी होगी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जो इस परियोजना की लंबाई जो होगी वो 23 किलोमीटर होगी। अगर इसको देखा जाए तो ये भारत के इस सेतु का निर्माण जो कराया जा रहा है वो भारत के धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के तलाई मन्नार तक इस सेतु का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी लंबाई 23 किलोमीटर होगा। क्या 23 किलोमीटर होगा? कहां से? भारत के धनुषकोडी से लेकर तलाई मन्नार तक इस सेतु का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी लंबाई 23 किलोमीटर होगी। और अगर देखा जाए इसकी सर्वप्रथम चर्चा जो हुई थी 2015 में हुआ था। कब? सर्वप्रथम इस विषय पर भारत और श्रीलंका एक दूसरे के बीच में जो चर्चा किए थे 2015 में किए थे, ठीक है। उसके बाद 2024 में 22 मार्च 2024 को भारत के परिवहन मंत्रालय एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा यह आदेश जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही मतलब केंद्र सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी भारत श्रीलंका सेतु निर्माण परियोजना की लंबाई कितनी है? तो 23 किलोमीटर है। और ये जो है भारत के धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के तलाई मन्नार तक ये सेतु का निर्माण कराया जाएगा। सर्वप्रथम इसकी चर्चा 2015 में किया गया था। अभी वर्तमान में 22 मार्च 2024 को परिवहन मंत्रालय एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इस आदेश को जारी कर दिया गया है। अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि मंगल ग्रह पर जाने के लिए 20 मंजिला जितना ऊंचा परमाणु इंजन बनाने वाला देश है। ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन जापान, सी ऑप्शन फिलीपीन और डी ऑप्शन है फ्रांस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, वो कौन सा देश है जो 20 मंजिला जितना ऊंचा परमाणु इंजन बनाया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चीन। इसको जो बनाया है चीन ने बनाया है, ठीक है। अगर चीन की बात की जाए तो चीन की राजधानी कहाँ है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग है। चीन की बात की जाए तो चीन की राजधानी बीजिंग है। और चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? शी जिनपिंग। ये कौन है? तो ये भाई साहब चीन के राष्ट्रपति हैं। और अगर जापान की बात की जाए तो जापान की राजधानी आप लोग जानते होंगे टोक्यो।
जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो वो कौन है? वो है फूमियो किशिदा जी हैं। किशिदा जी, क्या नाम है? किशिदा जी, याद रखिएगा। किशिदा जी कौन है? जापान के राष्ट्रपति हैं। फिलीपीन की अगर बात की जाए तो फिलीपीन की राजधानी जो है मनीला है। मनीला, फिलीपीन की राजधानी मनीला है। और फिलीपीन के जो राष्ट्रपति हैं वो है बोंग 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 मार्कोस। कौन है? बोंग बोंग मार्कोस जी हैं। अगर फ्रांस की बात की जाए तो जो फ्रांस की राजधानी है वो कहाँ है? पेरिस, जानते होंगे बहुत, पेरिस, ठीक है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। अगर पेरिस को ये पूछा जाए कि पेरिस किस नदी के तट पे है तो याद रखिएगा सीन नदी के तट पे है, ये भी पूछता है। तो जो फ्रांस की राजधानी है वो पेरिस है। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? ये भी बहुत फेमस आदमी है, इमैनुअल मैक्रो जी हैं। मैक्रो जी, ये क्या है? तो फ्रांस के ये राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो जी, ठीक है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल है, इमैनुअल मैक्रो जी हैं। अगर क्वेश्चन आपसे ये भी करता है कि चीन ने 20 मंजिला जितना ऊंचा परमाणु इंजन किस ग्रह पर जाने के लिए बनाया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह पर जाने के लिए बनाया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इस पे आप लोग स्टार लगा लीजिए, बिल्कुल ये आने की संभावना है। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का नया आधुनिक नौसेना भवन कहाँ स्थित है? ये कहाँ हो जाएगा? आधुनिक नौसेना का नया आधुनिक सेना भवन कहाँ स्थित है? नया आधुनिक सेना भवन कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है बंबई, सी ऑप्शन है हैदराबाद और डी ऑप्शन है लखनऊ। सही उत्तर क्या होगा इसका? तो इसका सही उत्तर बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। दिल्ली के छावनी परिसर में नौसेना भवन स्थित है। अगर ऐसे ही पूछता है कि निम्न में से किस स्थान पर नौसेना भवन स्थित है तो सही उत्तर क्या होगा? दिल्ली होगा। और दिल्ली में कहाँ है? तो दिल्ली के छावनी भवन में है। अगला प्रश्न है 20वां नंबर का कि निम्न में से कौन सी कंपनी ऑर्बिटल रिफ स्पेस सेंटर का निर्माण कर रही है? अभी इस स्पेस सेंटर का निर्माण हो रहा है, तो कौन सी कंपनी ऑर्बिटर रिफ स्पेस सेंटर का निर्माण कर रही है? ए ऑप्शन है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, बी ऑप्शन है लार्सन एंड ट्रूबो, सी ऑप्शन है ब्लू ओरिजन, डी ऑप्शन है अर्नस्ट एंड यंग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? देखिए अगर टाटा एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड की बात किया जाए तो आप लोग जानते होंगे जो भारत का नया संसद भवन बना था, क्या नया संसद भवन, नया संसद भवन, नया संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी कराई थी? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने ही कराया था, ठीक है। और अगर लार्सन एंड ट्रूबो की बात किया जाए तो ये आप लोग जानते होंगे जो राम अयोध्या में राम जन्मभूमि का जो नया मंदिर बनाया गया है उसको लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने बनाया था। तो अगर राम जन्मभूमि मंदिर का जो बना है उसका निर्माण कौन सी कंपनी कराई थी? लार्सन एंड ट्रूबो ने। और लार्सन एंड ट्रूबो ने ही एक और बनाया था स्टैचू ऑफ यूनिट जो कि हैदराबाद में है, उसको भी लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने बनाया था। और ब्लू ओरिजन जो है आप लोग जानते होंगे इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन में है। और ब्लू ओरिजन ही जो कंपनी है ये स्पेस मतलब ऑर्बिटल रिफ स्पेस सेंटर का निर्माण कर रही है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्लू ओरिजन जो है कंपनी वो ऑर्बिटल रिफ स्पेस सेंटर का निर्माण कर रही है। और ये ब्लू ओरिजन जो है वो अमेजन के संस्थापक भी थे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्लू ओरिजन हो जाएगा। अगर अर्नस्ट एंड यंग की बात किया जाए, अगर इस कंपनी की बात किया जाए अर्नस्ट एंड यंग कंपनी की, तो आप लोग जानते होंगे कि जो बनारस में
जो काशी कॉरिडोर बना था बनारस में, जो काशी कॉरिडोर बनाया गया था, वो कॉरिडोर को इस कंपनी ने बनाया था। ठीक है, कौन सी कंपनी ने? तो अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी ने काशी कॉरिडोर को बनाया था। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि नया संसद भवन जो अभी बन के तैयार हुआ है 2023 में, का निर्माण कौन सी कंपनी ने किया था? तो टाटा एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने किया था। ठीक है, अगर पूछा जाए राम जन्मभूमि अयोध्या में जो बना है, उस मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी ने कराया था? तो लार्सन एंड टुब्रो ने। अगर पूछता है कि हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कौन सी कंपनी ने निर्माण किया था? तो लार्सन एंड टुब्रो ने किया था। ब्लू ओरिजिन की अगर बात की जाए तो इसने क्या किया है कि ये स्पेस ऑर्बिटल रिफ स्पेस सेंटर का निर्माण कराया है। और ये जो है ऑर्बिटल रिफ स्पेस सेंटर जो है वो अंतरिक्ष में जो मिश्रित उद्योग और व्यवसायिक पार्क के रूप में काम करेगा। कैसा? मिश्रित, अभी इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो ये सब तो आप लोग समझ गए होंगे कि अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी ने क्या बनाया था? तो बनारस में काशी कॉरिडोर बनाया था। ठीक है, और ये जो है ब्लू ओरिजिन, इसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो ये ऑर्बिटल रिफ स्पेस सेंटर बना है, ये मिश्रित जो है कि नहीं, मिश्रित और व्यवसायिक पार्क के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, मिश्रित उद्योग और व्यवसायिक पार्क के रूप में भी जाना जाएगा और काम करेगा। ठीक है,